इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। भारतीय गणतंत्र के 71 साल, कई क्षेत्रों में मिली है बेमिसाल कामयाबी। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, सपनों की कोई सरहद नहीं होती। इसलिए अगर 71 सालों के भारतीय गणतंत्र के सफर को हम अपने सपनों और ख्वाहिशों में थोड़ा कम पाते हैं तो यह स्वाभाविक ही है। लेकिन जब हम इस सफर को अतीत की हकीकत के साथ तुलना करके देखते हैं तो ईमानदारी से कहा जाए तो हतप्रभ हुआ जा सकता है। 26 जनवरी 1950 को भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना। हर हिंदुस्तानी नागरिक संविधान के तहत अनेक स्वतंत्रताओं से लैस हुआ, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता, जीवन शैली चुनने की स्वतंत्रता और देश में कहीं भी रहने, बसने और आने जाने की स्वतंत्रता शामिल है। गुजरे 71 सालों में हमने अपनी इन आज़ादियों से बहुत कुछ हासिल किया है, मगर जैसा कि अब्राहम लिंकन कहते थे, हकीकत कल्पनाओं से हमेशा यही मात खा जाती है कि कल्पनाएं हकीकत से 2 कदम आगे ही रहती हैं। साल 1950-51 में भारत 2 करोड़ टन से भी कम अनाज का उत्पादन करता था, जबकि साल 2019-20 में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड 29 करोड़ 60 लाख 65 हजार टन अनाज का उत्पादन किया और साल 2020-21 के लिए 30 करोड़ 10 लाख टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 71 सालों में हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं। साल 1950-51 में भारत में दूध का उत्पादन महज 8.46 करोड़ टन सालाना था, जबकि साल 2019 में यह बढ़कर 19.10 करोड़ टन हो गया। आज दूध उत्पादन के मामले में हिंदुस्तान दुनिया में पहले स्थान पर है। हमारे बाद दूसरे नंबर पर कोई देश नहीं बल्कि यूरोपीय संघ है, यानी यूरोप के 27 देश मिलकर। साल 2018 में यूरोपीय संघ ने 16.73 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया था, जबकि तीसरे नंबर पर रहने वाला अमेरिका महज 9.86 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया था। सिर्फ कृषि उत्पादन के मामले में ही नहीं, सामाजिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक विकास में भी हम पीछे नहीं रहे। आजादी के समय जहां हम सुई से लेकर पानी के जहाज तक का आयात करते थे, वहीं आज हम सुई से लेकर पानी के जहाज तक बनाते हैं। यह अलग बात है कि कुछ चीजें पूरी तरह से हम अपने दम पर बनाते हैं और कुछ में आज भी दूसरों की मदद लेते हैं। कुल मिलाकर अगर सकारात्मक नजरिए से देखा जाए तो भारत ने गणराज्य बनने के पिछले 71 सालों में कई चमकदार उपलब्धियां हासिल की हैं। 1950 में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हमारी गिनती कहीं नहीं थी। आज हम विज्ञान की कई शाखाओं में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और तकनीकी के विस्तार, बदलाव और उन्नतीकरण में हमारी भूमिका दुनिया के सबसे तेज तर्रार देश की है। भले हमारे यहाँ आज की तमाम मूलभूत तकनीकों का मौलिक विकास न हुआ हो, लेकिन आज दुनिया को गति देने वाली जितनी भी तकनीकें हैं उन सब में भारत ने महारत हासिल कर ली है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम दुनिया की महाशक्ति हैं। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का ही दबदबा है। सिलिकॉन इंडिया मैगजीन के मुताबिक मई 2019 में सिलिकॉन वैली में 2 लाख से ज्यादा भारतीय इंजीनियर काम कर रहे थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भारत के इस दबदबे के चलते ही आज बेंगलुरु दुनिया की दूसरी सिलिकॉन वैली बन चुका है।
लेकिन सबसे सम्माननीय प्रगति हमने अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किया है। 71 साल पहले जिस भारत के पास अपनी पवन चक्की तक की तकनीक नहीं थी, आज वही भारत उपग्रह प्रक्षेपण में सुपर पावर है। हमने पिछले 4.5 दशकों में न सिर्फ अपने लिए सैकड़ों सैटेलाइट बनाकर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए हैं, बल्कि 7 नवंबर 2020 तक हमने दुनिया के 34 देशों के लिए 326 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। आज दुनिया में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की वही शाख है जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, साझे यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चीन की अंतरिक्ष एजेंसी CNSA और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी JAXA की है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो कुछ मामलों में नासा और ESA से भी बेहतर है, खासकर उपग्रहों को बनाने और प्रक्षेपित करने की लागत के मामले में। इसरो ने 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 द्वारा पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन MOM यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था, जो कि पहले प्रयास में ही 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रविष्ट हो गया। 19 जून 2017 को MOM ने कक्षा में घूमते हुए 1000 दिन पूरे कर लिए थे, जबकि इसकी जीवन अवधि महज 6 महीने की थी। लेकिन मंगल ग्रह की परिक्रमा करते हुए MOM ने धरती के 1000 दिन और मंगल के 973.24 दिन का जीवन 19 जून 2017 तक जी चुका था। साथ ही इतने दिनों में इसने मंगल ग्रह की 388 परिक्रमाएं भी पूरी कर ली थीं। इससे पहले इसरो के चंद्रयान मिशन ने भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े थे। 22 अक्टूबर 2008 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-11 से प्रक्षेपित चंद्रयान प्रथम ने चंद्रमा पर भारत का झंडा लगाया था और हमें चंद्रमा की सतह के विस्तृत नक्शे प्रदान किए थे। लेकिन चंद्रयान की चंद्रमा में सबसे बड़ी कामयाबी पानी के अंशों की खोज थी। चंद्रयान प्रथम को चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया था। यह 28 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। कहते हैं विकास और सड़कें एक दूसरे का आईना होती हैं। जिस देश में जितना बेहतर सड़क तंत्र होता है, वहां उतना ही शानदार विकास होता है। 71 साल पहले भारत में हालांकि देश को उत्तर से पूरब और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग मौजूद थे, लेकिन इनकी लंबाई महज 23,000 किलोमीटर थी, जबकि आज राजमार्गों की कुल लंबाई बढ़कर 82,000 किलोमीटर हो गई है, जो कि कुल 40,69,000 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के महज 1.7% हैं। लेकिन इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर देश का कुल 40% ट्रैफिक गुजरता है। इन राजमार्गों ने हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने में तो अपनी अहम भूमिका निभाई ही है, भारत को विकास के एक नए मुकाम तक पहुंचाने में भी जबरदस्त योगदान दिया है। देश के जिस हिस्से में सड़कों का जितना घना और समतल जाल है, वहां उतना ही विकास हुआ है। अकबर महान के दौर में भले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए ईर्ष्या का विषय रही हो, लेकिन अपने 250 साल के शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत के औद्योगिक ढांचे की रीढ़ तोड़ दी थी। हम एक बाजार में तब्दील हो चुके देश थे और सारा कौशल लंकाशायर की तरफ कूच कर गया था। आज़ादी के बाद और खासतौर पर भारत के गणतंत्र बनने के बाद हमने अपने औद्योगिक सफर में शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। आज भारत दुनिया की 7 सबसे बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और अगर कोरोना संकट नहीं आया होता तो जल्द ही हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन सकते थे। बहरहाल दुनिया की विभिन्न आर्थिक अनुमान लगाने वाली एजेंसियों का मानना है कि साल 2030 में भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। 71 साल पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान महज 5% था। आज महिलाएं औद्योगिक और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में 25% से ज़्यादा का योगदान दे रही हैं। गो कि अभी कारपोरेट निर्णय लेने की हैसियत वाली महिलाओं की संख्या महज 5% ही है, लेकिन अगर पिछले 2 दशकों को देखा जाए तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इस दिशा में हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज सिर्फ भारत
में ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम नहीं कर रही, बल्कि दुनिया में भी भारतीय कंपनियां छाई हुई हैं। 3,000 से ज़्यादा भारत की कंपनियां इस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी शोहरत और सफलता का परचम फहरा रही हैं। भारत के इस आर्थिक और औद्योगिक विकास को दूसरे क्षेत्रों में भी सफलता के साथ देखा जा सकता है। अर्थशास्त्री और सामाजिक चिंतक गुरनार मिल्टन ने कभी भारत को ऊँघता हुआ देश कहा था, लेकिन आज आंकड़े चीख चीख कर यह बात कह रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे सजग देश है। पूरे विश्व में सिर्फ 110 के आसपास देशों में ही सूचना अधिकार कानून है। भारत में हालांकि अभी यह महज 17 साल पुराना है, लेकिन तुलनात्मक नज़रिए से देखा जाए तो हिंदुस्तान का सूचना कानून दुनिया का सबसे मजबूत सूचना कानून है। यह अकारण नहीं है कि आरटीआई ने महज 1.5 दशकों में हमारे समूचे प्रशासनिक ढांचे को हिलाकर रख दिया है। यह एक सफल, स्वतंत्र और संप्रभु लोकतंत्र व गणराज्य के लिए बहुत जरूरी है। पिछले 71 सालों के भारतीय गणतंत्र का सफर वास्तव में फर्श से अर्श तक का किया गया सफर है। हालांकि हमें अभी मील से और बहुत आगे जाना है, लेकिन हमने पिछले 7 दशकों में जिस तरह से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और चुनाव सुधार संबंधी सफलताएं हासिल की हैं, वो सफलताएं कुछ कम नहीं हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए, और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हों तो भी हमें बताइए। हम उस विषय पर आपको ज़रूर वीडियो दिखाएंगे। यह शोध, आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का था।